नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2023-24 के बारे में। जी हां दोस्तों, आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि इस बार का बजट जो कि 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको इतने लेट में क्यों वीडियो अपलोड आपके सामने की जा रही है और क्यों इतना लेट आपको जो इन्फॉर्म किया जा रहा है। देखो, इसके पीछे वास्तविक कारण जो है, एक तो समय की कमी है और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि जैसे ही बजट प्रिपेयर होता है तो आप लोग देखते हैं कि हर चैनल पर बहुत सी ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड करवाने के चक्कर में बहुत सी भीड़ बनी रहती है। इसलिए क्या होता है कि एक ऐसे सही मौके को हमें देखना चाहिए जहां पर हमें उस पूरे बजट को समझना अनिवार्य हो जाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि पेपर आपका कल है, इसलिए आपको क्या करना है कि बिल्कुल आराम से उस बजट के सारे बेसिक्स को पढ़ने हैं। और इस पूरे सेशन में हम लोग जो बजट को पढ़ेंगे उसको हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले बजट किसे कहते हैं और बजट वास्तव में कैसे पेश किया जाता है पार्लियामेंट के भीतर, और दूसरे चरण में हम लोग पढ़ेंगे कि इस साल के बजट में कौन कौन सी प्रमुख स्कीम्स आई हैं, कौन कौन सी योजनाओं पर हम लोगों ने भारत सरकार के द्वारा उद्देश्य जो है एम्स सेट किए गए हैं। और तीसरे चरण में हम लोग पढ़ेंगे कि इस बार का जो फाइनेंशियल बजट रहा है या जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट का बजट रहा है, इस बजट में कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, कितना डेफिसिट रहा है और कितना पैसा किस मिनिस्ट्री को अलॉट हुआ है। इन 3 भागों में हम लोग बजट को पढ़ने वाले हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि बजट किसे कहते हैं और बजट का संवैधानिक या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो जी हां दोस्तों, पहले आपको बेसिक्स बता देता हूं कि इस बार का जो बजट है वो लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का बजट आया है, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग, यदि मैं बात करूं तो 3,15,665 जो है लाख करोड़ जो है ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस साल के बजट की बात करूं तो 45,03,097 करोड़ जो है बजट इस बार पेश किया गया है। पिछले साल की तुलना में जैसे मैंने कहा कि 41,87,232 करोड़ था, यानी कि इस साल के बजट की अगर तुलना की जाए पिछले साल के बजट के साथ में तो लगभग 3,15,865 करोड़ जो है बजट ज्यादा दिया गया है। और दूसरी विशेषता यह है कि इस बार के बजट में डिफेंस सेक्टर जो है, इस डिफेंस सेक्टर को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है और सबसे ज्यादा पैसे अलॉट जो है इसी डिफेंस सेक्टर में लगाए हैं। साथ ही ये भी आपको बता दूं कि रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो पिछले कई समय से रेलवे जो बजट है उसको अलग से फोकस किया गया है और इस साल रेलवे बजट भी जो है काफी अधिक अलॉट हुआ है। इन सारे जो है बजट के एग्जैक्ट आंकड़ों को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आता है फ्रेंड्स कि वास्तव में बजट होता क्या है या बजट किसे कहते हैं। देखो, बजट एक सामान्य अर्थ है, जैसे मैं आप हम सब लोग जो है नॉर्मल रोजाना दिन में भी ये बात करते होंगे कि मेरा बजट नहीं है या इस तरीके से बजट बनाना है, अगर बर्थडे पार्टी आ रही है तो उसका बजट बनाना है, कहीं घर में शादी हो रही है तो उसका बजट बनाना है। तो वास्तव में ये बजट क्या होता है, देखो सामान्य अर्थ में यदि मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान आने वाला जो एक वित्तीय वर्ष है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष अर्थात फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत जो है भारत में होती है 1 अप्रैल को और आने वाले 31 मार्च तक ये चलता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि इस साल का जो बजट आया है, इस बजट को वास्तविक रूप से देखें तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक के लिए जो है दिया गया है। यानी कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के द्वारा कुल कितना खर्चा किया जाएगा, कुल कितना व्यय किया जाएगा और उससे कुल कितना राजस्व या कुल कितनी प्राप्तियां उसको मिलने वाली हैं, उसी के पूरे अनुमान को, उसी के पूरे आंकड़ों को बजट कहा जाता है। इन अ वेरी कॉमन टर्म वी कैन से दैट कि बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एंड वो जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो अपकमिंग ईयर होगा, प्रीवियस ईयर नहीं। देखो, ये क्वेश्चन बनता है कि फाइनेंशियल ईयर और इकोनॉमिक सर्वे में, सॉरी, बजट और इकोनॉमिक सर्वे में क्या डिफरेंस है, यानी कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों में क्या भिन्नता है। बजट के भीतर भी एक साल के खर्चों और एक साल की प्राप्तियों का जो है डेटा, पूरा आंकड़ा जो है चेक किया जाता है, लेकिन वो अपकमिंग ईयर का होता है, आने वाले साल का। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण के भीतर भी भारत सरकार ने पिछले एक साल में, प्रीवियस ईयर का, पिछले एक साल में फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा किया है और उससे उसको कितनी प्राप्त हुई है आय, उन सबका लेखा जोखा लिखा जाता है। तो हम लोग इस तरीके से सामान्य रूप में बजट और इकोनॉमिक सर्वे में अंतर जान सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि जो ये बजट है वास्तव में ये भारत सरकार के जो है द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज रिलेटेड टू द बजट।
हालांकि इस बात से भी आप लोग जो है जानते होंगे कि बजट शब्द को भारत के संविधान में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, लिखा नहीं गया है। वास्तव में जब हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 की बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इसमें लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि वर्ष में जो है वित्त का यानी कि पैसों का जो विवरण है, स्टेटमेंट है, इस विवरण को माना जाता है बजट। क्योंकि ये बजट जो टर्म है, ये बजट टर्म जो है ये इंडियन टर्म नहीं है, बल्कि बजट टर्म एक फ्रेंच जो टर्म था, फ्रांस जो शब्द था, फ्रांसीसी शब्द जिसका नाम था दैट इज बजट। बजट जिसको कहते थे वो धीरे 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 बजट से जो है वो बजट बनता चला गया। और बजट का मतलब होता था फ्रेंच टर्म में कि एक चमड़े का बैग, यानी कि पहले क्या होता था कि जो बजट पेश किया जाता था आने वाले साल के लिए, उसको बजट जो है एक चमड़े के बैग में लेकर आते थे फाइनेंस मिनिस्टर, इसलिए इसको बजट की बजाय जो है बजट नाम दिया गया इंडिया में, तब जाकर इसका नाम बजट पड़ा। हालांकि फिर से दोहरा रहा हूं कि भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द मेंशन नहीं है। अब सवाल यह बनता है कि बजट को वास्तव में जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके लिए आपको मैं बता दूं दोस्तों, वास्तव में होता क्या है कि भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि किसी भी वर्ष में, कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो या कोई भी वर्ष हो, उस वर्ष में जो संसद है, इस संसद की कुछ बैठकें होती हैं। और सामान्य तौर पर यदि मैं भारत में बात करूं तो संसद की भारत में 3 जो है बैठकें होती हैं, जिनमें सबसे पहली बैठक जो होती है उसका नाम ही आता है बजट सत्र, यानी कि बजट सेशन। और बजट सेशन की शुरुआत जो है फरवरी मंथ में होती है। आप लोग इस बात को भी जानते होंगे कि पहले क्या होता था कि ये जो बजट था वो 28 फरवरी को आता था, लेकिन पिछले कुछ समय से बजट जो है ये 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बजट सत्र की, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी पार्लियामेंट वाले टॉपिक में हम लोग 2 और सत्रों पे जानते हैं, जैसे मॉनसून सेशन, मानसून सत्र, और एक और आता है दैट इज विंटर सेशन, दैट इज शीतकालीन सत्र। तो वास्तविकता यदि देखी जाए तो बजट सत्र से ही जो है शुरुआत होती है सदन के एक नए साल में जो है सत्रों की। और ये जो सेशन चलता है ये फरवरी से लेकर लगभग मार्च, अप्रैल, मई, लगभग मई तक जो है ये सेशन चलता है। और इस साल हम लोगों ने यही जानना है कि वास्तव में जो ये बजट सत्र की शुरुआत होती है, ये वास्तव में बजट प्रस्तुत कैसे होता है। देखो, सबसे पहले होता क्या है कि बजट को समन करना, मतलब बजट की डेट को निश्चित करना, तय करना, यह कार्य होता है हमारे देश के राष्ट्रपति का। और वहीं राष्ट्रपति के कहे अनुसार फिर क्या करेंगे, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है या जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, इन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 1 फरवरी को बजट स्पीच दी जाती है, बजट भाषण दिया जाता है। और वहीं से वास्तविक रूप से जो है बजट की शुरुआत होती है। और इस बार भी निर्मला सीतारमण जी जो है इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया है, ठीक है। और साथ में हम लोग जानते हैं कि बजट को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है। देखो, सबसे पहले सपोज कर लेता हूं कि ये एक बजट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि बजट का प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, तो सपोज कर लेते हैं ये एक बजट का क्या है, डॉक्यूमेंट है। और इस बजट को अब इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। जब बजट को सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ बजट, अर्थात हिंदी में कहूं तो बजट का प्रस्तुतिकरण। यानी कि बजट का जो पूरा फेज है वो 6 चरणों से होते हुए गुजरता है, जिसमें पहला चरण आता है बजट को प्रस्तुत करना। और इसी समय मैंने कहा कि बजट को प्रस्तुत करने का काम होता है फाइनेंस मिनिस्टर का, जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को प्रस्तुत किया है। जब इस बजट को प्रस्तुत किया जाता है किसी भी सदन में, ठीक है, स्पेशली लोकसभा, तो यहां पर क्या होता है, इस पर सबसे पहले बहस होती है। इस पर सबसे पहले क्या होता है, आम बहस होती है। तो बजट को सबसे पहले पेश किया जाता है, उसको गैजेट में जो है प्रस्तुत किया जाता है। और उसके बाद जो सेकंड फेज है, यानी कि दूसरा जो चरण है, ये फर्स्ट फेज था, तो दूसरे चरण में इस पे जो है जनरल डिस्कशन होता है, यानी कि दूसरे चरण में इस पर आम बहस होती है। इसी आम बहस के समय जो है कह सकते हैं कि यहां पर जो है सभी दोनों सदनों में, मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों में इस पर बहस होती है। और तब जाकर ये बजट जो है ट्रेवल करता है तीसरे फेज में। अब जब थर्ड फेज आता है बजट का, तो इसमें क्या होता है कि कुछ संसदीय समितियों का गठन होता है। संसदीय समितियों की यदि मैं बात करूं तो वर्ष 1993 में, इन द ईयर ऑफ 1993, पहली बार जो है 17 डिपार्टमेंटल कमिटीज बनाई गई थी, विभागीय समिति बनाई गई थी, जिनको जांच समिति या इंक्वायरी कमेटी के रूप में जान सकते हैं। फिर वर्ष 2004 में उसमें संशोधन आया और तब जाकर उन संसदीय समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई। यानी कि इस दौरान यदि हम लोग बात करें तो संसदीय समितियां जो है, जांच विभागीय समिति भी इनको कह सकते हैं, इनकी स्थापना होती है। और अभी यदि मैं बात करूं तो इनकी संख्या लगभग जो है 24 है, जबकि 1993 में 17 के साथ इनकी शुरुआत हुई थी।
फिर यदि मैं बात करूं कि जब ये तीनों फर्स्ट किसी भी फेज, किसी भी चरण में या किसी भी दौर में अगर हम लोग देखें प्रस्तुतिकरण, बहस और संसदीय समितियों के द्वारा जांच पड़ताल करना, तो ये किसी एक सदन की जो है तीनों प्रक्रियाएं होती हैं। फिर क्या होता है कि मान लीजिए संसदीय समितियों ने जांच कर दिया, तो उस बजट को क्या किया जाएगा, उस बजट को वोटिंग के लिए रखवाया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोटिंग होना। अनुदान की मांग के लिए जो है वोटिंग्स होती है, और जिस समय अनुदान की मांग के लिए वोटिंग होगी उस समय जो लोकसभा है, उस लोकसभा में जो है वोटिंग के लिए रखवाया जाता है, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में इसको वोटिंग के लिए रखवाया जाता है। और उस फेज में क्या होगा, चौथे चरण की यदि मैं बात करूं तो फोर्थ जो फेज है, इस फोर्थ फेज में जो होता है वोटिंग होता है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, डिमांड ऑन ग्रांट्स जो है उन पर चर्चा परिचर्चा होगी। और यही वो समय है दोस्तों जहां पर बजट सेशन के भीतर जब अनुदान की मांग करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, तो वहां पर जो अपोजिशन पार्टी है, जो अपोजिशन लीडर है, उनके द्वारा 3 प्रकार के कट मोशंस लाए जाते हैं। देखो चौथे फेज में जब डिमांड फॉर ग्रांट जो है, डिमांड फॉर ग्रांट यानी कि कितना अनुदान चाहिए, जब यहां पर वोटिंग्स होती है, तो इसी समय मैंने कहा कि 3 प्रकार के कट मोशंस आते हैं। और यदि इन 3 प्रकार के कट मोशंस की मैं बात करूं तो इनमें सबसे पहला कट मोशन आता है, दैट इज इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन। दूसरा मोशन जो अपोजिशन लीडर, ये हमेशा अपोजिशन लीडर के द्वारा लाया जाता है, उसमें आता है पॉलिसी कट। एंड तीसरा जो मोशन आता है इसमें, दैट इज टोकन कट। टोकन कट, जिस तरीके से मैंने आपसे पहले क्लियर किया है कि बजट को 3 फेजेस में पढ़ने वाले हैं। अभी इस साल के बजट की क्या बातें वो नेक्स्ट जो है पार्ट में डिस्कशन होगा। अभी वास्तव में बजट कैसे पेश होता है और बजट के सभी जो है चरणों के समय कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं होती हैं, तो उसमें इकोनॉमिक कट, पॉलिसी कट और टोकन कट ये अपोजिशन लीडर लाएगा, पार्टी लीडर नहीं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं यहां पर, तो बात करेंगे हम लोग दैट इज पॉलिसी कट टोकन क्या होता है, पॉलिसी कट जो है मोशन क्या होता है। देखो पॉलिसी कट मोशन की यदि मैं बात करूं तो इसमें नाम से हम लोग कर सकते हैं क्लियर कि अपोजिशन लीडर के द्वारा सरकार की जो नीतियां हैं, इन नीतियों का विरोध किया जा रहा है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि सरकार की किसी मिनिस्ट्री ने या किसी डिपार्टमेंट ने, सपोज कर लेता हूं कि सरकार की जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो है डिमांड की कि उनको 30,000 करोड़ रुपए जो है उनकी नीड है। ठीक है, मान लीजिए अब अपोजिशन लीडर क्या कहेगा कि इसको 30,000 करोड़ की बजाय इसकी पॉलिसी मतलब उनको पसंद नहीं आ रही है, तो इनको सीधे सीधे 1 रुपया दे दो। यानी कि वो क्या कर रहा है, सरकार की नीतियों का सीधे सीधे विरोध कर रहा है कि इनको एक भी पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक कट मोशन। अब सपोज कर लीजिए कि इस बार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा था कि हमें 30,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, लेकिन भाई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आईपीएल भी स्टार्ट होने वाले हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए मान लीजिए वहां पर अपोजिशन लीडर ये कह दे कि 30,000 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतनी इकोनॉमिक जो है कंडीशन अच्छी नहीं है देश की, सपोज कर लेते हैं ऐसा, तो वहां पर वो कहेगा कि इनको 30,000 करोड़ की बजाय मान लीजिए एक लमसम अमाउंट देते हैं, एक मुश्त राशि इनको देते हैं, आप 15,000 करोड़ रुपया जो है इतने जो है 15,000 करोड़ रुपया इनको दे दीजिए। ठीक है, सपोज कर लीजिए इतना मांग लिया। और तीसरे में होता है टोकन कट। मान लीजिए कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया कि उनको 50,000 करोड़ रुपया चाहिए। अब हेल्थ का मामला है, कोरोना काल से लड़ना है, या फिर मान लीजिए भाई आयुष्मान भारत स्कीम को सक्सीड करना, उसको जो है और ज्यादा बेहतर बनाना है, तो अपोजिशन लीडर कहेगा स्वास्थ्य पर पैसा तो लगाया जाएगा, लेकिन उनका काम है अपोज करना, अपोजिशन लीडर्स का काम है अपोज करना। तो इस केस में वो क्या करेंगे कि जो 50,000 करोड़ की डिमांड की गई थी मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें से कहेंगे कि -100 रुपए एज अ टोकन जो है कट कर लीजिए। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कट आते हैं, इकोनॉमिक कट, पॉलिसी कट और टोकन कट। पॉलिसी कट में नीतिगत कटौती में क्या हो रहा है, सीधे सीधे नीतियों को विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो डिमांड की है उसका बस 1 रुपया दो, मतलब सीधे सीधे उनको अपोज कर रहे हैं। इकोनॉमिक कट में कह रहे हैं कि इतनी राशि की बजाय एक लमसम दे दो, एक मुश्त राशि दे दो इनको, तो उसमें जो है वो कटौती ले आए। और अगर हम लोग टोकन की बात करें तो जो कुछ ऐसे संवैधानिक मुद्दे हैं, फेडरल मैटर्स हैं, जिन पर अनिवार्य है पैसों का संचित निधि से निकालना, तो उसके लिए वो कहेंगे कि मात्र जो है 100 रुपए का जो है कटौती कर दीजिए, बाकी उस मिनिस्ट्री को दी जाए। अब ये सिर्फ एक टाइप ऑफ मोशन है, ऐसा नहीं कि ऐसा होता ही होता है बजट सेशन के भीतर। भाई मेजोरिटी पार्टी की सरकार है, तो मेजोरिटी पार्टी में अपोजिशन लीडर मान लीजिए अगर ये कट मोशन लाता भी तो पास थोड़े ना हो पाएगा, लेकिन ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है जहां पर इकोनॉमिक कट मोशन आता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यहां तक जो है सारी बातें आपको क्लियर होंगी। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है नेक्स्ट फेज, और नेक्स्ट फेज में 5वें चरण में सबसे महत्वपूर्ण जो आता है दैट इज कि यहां पर पास किया जाता है अप्रोप्रिएशन बिल, पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल। अब सवाल यह है कि सर व्हाट इज अप्रोप्रिएशन बिल।
पासिंग द एप्रोप्रिएशन बिल, हिंदी में कहते हैं विनियोग विधेयक को पास करना, ठीक है, विनियोग विधेयक जो होता है इसको पास करना। वास्तव में मैंने कहा था कि बजट एक प्रकार से भारत सरकार के सभी एक्सपेंडिचर्स का और भारत सरकार के सभी इनकम का क्या है, एक लेखा जोखा है। अब आने वाले समय में भारत सरकार कितना खर्चा करने वाली है, जैसे मैंने अभी कहा कि 45 लाख करोड़ के आसपास जो है भारत सरकार का आने वाले एक साल में बजट रहने वाला है। कहां से ये बजट निकालोगे? आप देश की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालोगे, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए आपको पहले एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा जिसको कहते हैं विनियोग विधेयक। आई रिपीट द लाइन कि नो मनी कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल। पास करना पड़ेगा अप्रोप्रिएशन बिल को, और इसको पास करने की कंडीशन क्या है कि आपको पहले राष्ट्रपति का प्रायर कंसेंट लाना पड़ेगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लानी पड़ेगी, तब जाकर इसको वोटिंग्स के लिए रखवाया जाएगा। और जो एक्सपेंडिचर है, हालांकि एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर एंड मेड एक्सपेंडिचर। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं हम लोग संचित निधि पर भारित जो व्यय है, मतलब जिस पर वोटिंग नहीं होता है संसद में बार बार, और दूसरा होता है मेड एक्सपेंडिचर, यानी कि जिस पर वोटिंग्स होती हैं। दोनों को एक साथ रखवाया जाएगा, और दोनों को एक साथ रखवाए जाने के बाद फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाएगा, जिसके लिए एक अप्रोप्रिएशन बिल को पास करना होता है। सपोज कर लीजिए अप्रोप्रिएशन बिल जो है ये पास हो जाता है, तो अंत में जो है इन सारे जो भी वहां पर प्रावधान है बजट में, उनको एक साथ रखवाया जाएगा फाइनेंस बिल के तहत, फाइनेंशियल बिल जो होता है यानी कि वित्त विधेयक। और अंत में यदि वित्तीय विधेयक पास हो जाता है तो समझ लीजिए कि बजट जो है वो पास माना जाता है, बजट जो है वो पास हो जाता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है संसद के भीतर बजट को पास करने की। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यहां तक आपको जो है बजट को लेकर जो भी बेसिक डाउट्स रहेंगे कि कैसे पास होता हुआ वो क्लियर हुआ होगा। जाते जाते बस आपसे एक और चीज यहां पर डिस्कशन करना चाहूंगा, जिसमें हम लोग थोड़ा सा जान सकते हैं बजट की हिस्ट्री के बारे में। जैसे यदि मैं बात करूं कि भारत के इतिहास का पहला बजट कब आया था और किसके द्वारा लाया गया था, तो इसको दो तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। एक तो बिफोर इंडिपेंडेंस एंड एक आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पहले के यदि मैं पहले बजट की बात करूं तो इस बजट को लाया गया था 7 अप्रैल 1860 को बाय जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन नाम के जो व्यक्ति हैं इनके द्वारा पहली बार 1860 में इसको प्रपोज किया गया था, इस बजट को लाया गया था। बिफोर इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूं। ऑन द अदर साइड यदि यहीं पर मैं बात करूं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला बजट कब आया होगा या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट कब आया होगा, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आया था। 1947 में अगस्त में हम लोग जो है इंडिपेंडेंस हुए थे, ठीक है, 15 अगस्त को, और नवंबर को जो है 26 नवंबर को देश का पहला बजट जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय आर.के. षणमुखम साहब, ठीक है, आर.के. षणमुखम पहला बजट लाए थे। ये था आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहीं पर अगर एक और कंसेप्ट जोड़ दें कि आफ्टर रिपब्लिकन, ठीक है, रिपब्लिकन स्टेट, जब हम लोग जो है रिपब्लिक हो गए, गणतंत्र हो गए, तो पहला गणतंत्रात्मक विधेयक गणतंत्रात्मक बजट कब आया था, तो इसका भी डेट है 28 फरवरी 28 फरवरी 1950 को इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था बाय जॉन मथाई साहब। फिर पूछता है कि हिंदी में पहली बार बजट कब आया था, 1955-56 का जो बजट था वो पहला हिंदी भाषा का बजट था। इसी प्रकार से भारत के इतिहास में काला बजट आता है, ब्लैक बजट आता है, जो कि 1973 वाला जो बजट था उसको देश के भीतर ब्लैक बजट यानी कि काला बजट जो है इसके रूप में जानते हैं। 1973-74 का बजट। सबसे ज्यादा दफे अभी बार बजट को लाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है मिस्टर मोरारजी देसाई जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और इन्होंने 10 बार जो है बजट को इंट्रोड्यूस किया था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि बजट वास्तव में कैसे जो है इंट्रोड्यूस होता है और बजट का एक छोटा सा इतिहास क्या था, जो हमारे जो है बेसिक सवाल बन सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, उन सब पर आपके सारे जो है डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं तो आज के लिए बस इतनी बातें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि इस बार कौन कौन से स्कीम्स है और उन स्कीम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।